हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कितना पढ़ाई कर रहे हैं चलिए इसको देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 क्वेश्चन के बारे में। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो बताइएगा, इसको हम डेली बेसिस पे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको हम लोग रोज ला सकते हैं 5 क्वेश्चन, लेकिन अलग अलग विषयों का। तो इस तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा और हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारी पढ़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है, हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना हमें याद हो रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अपने आप पता चल जाएंगी। और खास करके इसको प्रीलिम्स के ध्यान में रख के बनाया गया है। एक एक दिन करके हमारा एग्जाम करीब आते जा रहा है, तो हमारी तैयारी भी जोरदार होनी चाहिए, ताकि अगर इस बार हम पेपर दें भी तो कहीं फंसना नहीं चाहिए, कहीं रुकना नहीं चाहिए, इस बार क्वालिफाई कर जाना चाहिए। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, या फिर किसी भी तरीके से आप बता सकते हैं। तो उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे, डेली बेसिस पे इसको लेके आएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, आप लोग को पूरा ध्यान से अटेम्प्ट करना है। आप लोग को करना बस इतना है ना कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तुरंत आप वीडियो पॉज करिए, और वीडियो पॉज करने के बाद खुद से पढ़िए क्वेश्चन को, खुद से क्वेश्चन पढ़िए, खुद से ऑप्शन पढ़िए और एक बार खुद से ट्राई करिए कि क्या हो सकता है इसका आंसर। अब वो गलत हो या सही वो अलग बात है, ठीक है, सही गलत तो होता रहेगा, पर एक बार आप खुद से ट्राई करिए। जब आप एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे उसके बाद जब वो सही होगा या गलत होगा तो आपको लंबे समय तक याद रहने वाला है। ये रिवीजन का एक तरीका है। और जब कोई चीज़ हमारे सामने क्वेश्चन के फॉर्म में आती है तब ज़्यादा अच्छे समय याद होती है। वैसे तो हम रोज पढ़ते हैं, पर कितना भी पढ़ लें, कितना भी रिवीजन कर लें, हमें ये लगता है यार थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा रह गया। तो क्वेश्चन के माध्यम से जब रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी पढ़ाई कितनी हुई है, कितनी अच्छे से हुई है, कौन सा टॉपिक हमारा ज़्यादा क्लियर है, कहाँ हमें अभी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बात कर रहे हैं नीलगिरी तहर के बारे में। इसको तहर भी कहते हैं। नीलगिरी तहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं, इसके द्वारा एक संवेदनशील प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा कथन है, यह भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। तीसरा कथन है, यह पश्चिमी घाट के लिए अस्थानिक है। और चौथा कथन है, इसे स्थानीय तौर पर वरयाइडू के नाम से जाना जाता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनसे क्षमा चाहूंगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो कल से जब हम इस वीडियो को लाएंगे ना तो उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन भी रखेंगे, यानी कि यही क्वेश्चन हम इंग्लिश फॉर्म में भी रखेंगे। आज क्योंकि ट्रायल था तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ हिंदी में ही रखा है, और हमारा मेन पर्पस जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ही है। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले भैया या दीदी सुन रही हैं तो उनके लिए हम कल से इसको रखेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी रखेंगे, ताकि आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकें, समझ सकें। और सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही क्यों, मैं हिंदी मीडियम वालों को भी कहूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन हिंदी में हमें समझ ही नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो हिंदी का इतना टफ शब्द लिख देता है कि हमारी समझ ही नहीं आता है। और एक दो बार तो ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं, बल्कि एक बार ये था कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि भारत आपदा मुक्त क्षेत्र है, जबकि ये कहा गया था हिंदी वाले क्वेश्चन में। इंग्लिश में तो सही था, और यहाँ पे कहा यह जाता है पेपर में कि जो इंग्लिश वाला होगा ना वही मान्य होगा। आप देखेंगे जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसमें सिंपली लिखा रहता है कि अगर कोई विवाद होता है तो इंग्लिश वाला ही मान्य रहेगा। तो इंग्लिश में स्टेटमेंट थी कि इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, जबकि हिंदी में लिखा गया था कि आपदा युक्त, उसका मतलब होगा डिजास्टर फ्री का आपदा मुक्त, जबकि हिंदी में लिखा था आपदा युक्त। तो ये देखिए ना, अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे सिर्फ हिंदी में, इंग्लिश तो देखेंगे नहीं, तो आपका गया 2 नंबर। और सीधा सीधा यूपीएससी ने कह दिया कि अगर कोई विवाद होता है तो भैया हम इंग्लिश को मानने वाले हैं। तो एक बार इंग्लिश वाले पे भी नजर दौड़ा लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर हिंदी मीडियम के तो सिर्फ हिंदी वाला क्वेश्चन ही देखिए, इंग्लिश में जहाँ पे लिखा ना उसको भी देखिए, उससे कई बार आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो कल से हम इसको दोनों फॉर्मेट में रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। आज सिर्फ ट्रायल था, इस नाते इसको सिर्फ हिंदी में रखा गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन अब तक अटेम्प्ट कर लिया होगा। क्या पूछ रहा है तो कितने सही हैं, यहाँ पे भी आपको बहुत ध्यान देना। सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें सारा क्वेश्चन आ रहा है, हमने सारी स्टेटमेंट पढ़ रखी है, हमें सब कुछ पता है, पर यहाँ पे हम देखते नहीं कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। उसकी वजह से हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है और फिर उत्तर गलत हो जाता है। जहाँ पे हमें +2 पॉइंट नंबर मिलना चाहिए था, वहाँ पे हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी ध्यान रखना है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी है सभी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3। देखिए चर्चा में क्यों है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए परियोजना शुरू की गई थी, इस नाते ये चर्चा में है। बाकी चलिए हम देख लेते हैं नीलगिरी तहर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। वही बात यहाँ पे बताई गई कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना चालू की गई है। इसकी लागत 25.14 करोड़ रुपए है और ये 5 साल के लिए शुरू किया गया। कब से कब तक के लिए, तो 2022 से लेकर के 2027 तक के लिए। उसके संरक्षण के लिए कई सारी तकनीक अपनाए जाएंगे, जिसमें से रेडियो टेलीमेट्री और रेडियो कॉलिंग भी है। इसके माध्यम से देखा जाए कि उनकी संख्या कितनी है और सिंक्रोनाइज किया जाएगा, उनको सिंक्रोनाइज का आप कह सकते हैं समन्वित किया जाएगा। और इसे स्थानीय तौर पर वराइडू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका कथन 4 सही हो जाएगा इसी से। अच्छा एक सिंपल सी चीज बताइए ना कि अगर किसी जानवर को, किसी पशु को बचाने के लिए कोई परियोजना लाई गई तो किस लिए लाई गई होगी। सिंपल सी बात है ना यार, कि अगर वो जो पशु है, जो जानवर है,
उसकी जनसंख्या कम हो रही होगी, उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है, तभी तो उसको बचाने के लिए लाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम आज़ाद घूम रहा है, फ्री है, कोई टेंशन नहीं, तो उसके लिए हम परियोजना लेके आएंगे। तो वही चीज़ है कि ये जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है, अब जब लुप्तप्राय प्रजाति है तो सिंपल सी बात है कि जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, तो अनुसूची 1 में ही रखा जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कथन एक जो दिया गया कि संवेदनशील प्रजाति है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जा रही है, और दूसरी स्टेटमेंट की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, ये स्टेटमेंट आपकी सही हो जा रही है। अगला यह जानवर पश्चिमी घाट का स्थानीय निवासी है, तो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं तीसरी स्टेटमेंट भी सही हो जा रही है। इस तरीके से 3 स्टेटमेंट सही है और 1 स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अपनी जैव विविधता के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक वैश्विक महत्व के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर रिपोर्ट 2015 के अनुसार जंगल में 3122 तहर हैं। वही नीलगिरी तार परियोजना का उद्देश्य इसके मूल निवास स्थान को बहाल करना और उन क्षेत्रों में प्रजातियों को फिर से लाने का प्रयास करना है जहां वे मूल रूप से रहते थे, जहां ये प्रारंभिक रूप से रहते थे, उनको वहां पे फिर से ले जाना है, उनको वहां पे फिर से उनकी संख्या बढ़ाई जानी है। जो ये लुप्तप्राय कैटेगरी में आ गए हैं, इनको संभालते संभालते इनकी जनसंख्या बढ़ाते बढ़ाते इस कैटेगरी से बाहर लाना है। अब देखिए करंट अफेयर में भी इसी तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना। अगर तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये परियोजना लाई गई तो उसके बारे में हम क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये परियोजना लाई गई थी, कब शुरू की गई ये बताएंगे, कब से कब तक के लिए शुरू की गई ये बताएंगे, नीलगिरी ताहर क्या है उसके बारे में स्टैटिक पोर्शन बताएंगे। तो एक तरीके से आपका करंट प्लस स्टैटिक दोनों कवर हो रहा है, और वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। पढ़ने का तो हर कोई पढ़ रहा है ना, पर आप अलग क्या कर रहे हो। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपने जब इसके बारे में पढ़ा था वो चीज़ आपको कितना याद है, आपको कितना क्लियर थी, एक बार फिर से उसका रिवीजन हो गया। उम्मीद है कि अब आपसे कोई इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एमसीक्यू का यही फायदा होता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, वो हमें ये बता देता है। देखिए आज के क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, तो आपको घबराना नहीं है, रोज ऐसे ही क्वेश्चन नहीं होंगे। जब पॉलिटी का सेक्शन आएगा तब आपको आसान लगेगा। ये इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी मिक्सअप चल रहा है, तो इस नाते आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। वैसे भी इन्वायरमेंट बहुत सारे लोग का कमजोर होता है। आपको ये क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, उसके बाद जो सही उत्तर आपके हिसाब से होगा उस पर टिक करिए। उसके बाद जब मैं बताऊं तब आप मिलाइए कि सही था या गलत था। फिर आपको ये देखना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है यानी कि 10 नंबर, 10 नंबर में से आपका कितना आ रहा है इसको देखिएगा। हो सकता है कि आज किसी का 2 ही नंबर है, कोई बात नहीं। हो सकता है कि आज किसी का माइनस में आ जाए, कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस ये देखिए कि जो आज नंबर है उससे बेटर कल होना चाहिए, बस इतना कोशिश करिएगा। जो हम आज हैं उससे बेटर कल हो जाए, यही हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि अपना कंपटीटर अपने आप को खुद मानिए। जब आप अपने आप से बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना, तब कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। अगर एग्जाम निकालना है तो अभी से सीरियस हो जाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए और क्या किया जा सकता है आपके लिए। प्रीलिम्स के लिए मैं क्वेश्चन ला ही रहा हूँ भैया, और ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही क्यों। अब अगर मान लीजिए कहीं वन्यजीव संरक्षण के बारे में लिखने के लिए आता है, तो आप वहाँ पे इस परियोजना का जिक्र कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं मेंस में। तो कहने के लिए प्रीलिम्स है, लेकिन इसका डेटा जो है वो तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो ना। यूपीएससी ने रोक थोड़ी ना लगाई है कि प्रीलिम्स में ही यूज करना है और जो डेटा उसको मेंस में यूज नहीं करना है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके बाद ये पूछ रहा है कि किस रोग में ऐसा होता है। पूछ रहा है कि शरीर में आयरन की अधिक मात्रा लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। यह आनुवांशिक है, लेकिन कुछ लोग इसे रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कुछ रक्त समस्याओं, यकृत रोग या अत्यधिक शराब के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस विकार का प्रकार एक आयरन अधिभार रोग का एक प्रमुख कारण है और काफी सामान्य है। अगर इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो स्टेटमेंट ये कहना चाह रही है कि ये जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग क्या होता है, वही जैसे कहते हैं ना कि विरासत में मिला हुआ हो, हमारे बाप दादा से, माता पिता से जब मिलता है तो उसी को आनुवांशिक कहते हैं। तो ये एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। लेकिन कुछ लोगों में ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप सिंपली भाषा में समझिए कि जब ब्लड चढ़ाते हैं उसके माध्यम से भी फैल सकता है, या फिर किसी और समस्या के नाते फैल सकता है, या बहुत ज़्यादा जो शराब पीता है उसके बॉडी में भी ऐसे रोग हो सकते हैं। और इसका जो प्रकार एक होता है इस रोग का, उसमें क्या होता है कि जो आयरन की मात्रा होती है ना, आयरन मतलब लोहा, उसकी मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। तो ये रोग कौन सा है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन ए है हेमोक्रोमाइटोसिस, ऑप्शन बी है हेपाटाइटिस सी, ऑप्शन सी है हाइपरॉक्सलूरिया, ऑप्शन डी है विल्सन रोग। आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हेमोक्रोमाइटोसिस। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जो हमारी बॉडी है इसमें आयरन बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, खास करके पुरुषों में। देखिए महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आयरन ज़्यादा जमा होता है। उसके पीछे की वजह क्या है, बहुत सिंपल सी वजह है, हर कोई जानता है और हर कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। सबको शर्म आती है, सबको लगता है कि क्या बोल रहे हैं और इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। उसके पीछे वही वजह है पीरियड। क्योंकि महिलाओं को जब पीरियड आता है तो जो ब्लड आता है, ब्लड के माध्यम से फिर आयरन भी निकल जाता है। लेकिन पुरुषों में तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, तो पुरुषों के बॉडी में ये आयरन लगातार इकट्ठा होता जाता है। अब सिंपल सी बात है भैया कि किसी भी चीज़ की अधिकता होगी ना, कोई भी चीज़ अगर एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको जानकारी दे ही दी गई कि ये आनुवांशिक रोग है।
और ये कुछ लोगों में रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया के माध्यम से फैल सकता है। और यकृत रोग के जैसे कि लीवर हो गया, इसके उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता ही दी गई हैं आपको, एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वही सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ पे लिखी गई हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। वही बताया कि शरीर में आयरन का अत्यधिक निर्माण हेमोक्रोमेटोसिस लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, और पुरुषों में यहाँ पे अधिक मात्रा में जमा हो जाता है आयरन, जबकि महिलाओं में कम होता है। उसके पीछे की वजह वही है। गंभीर जटिलताओं से बचने के लिए हेमोक्रोमेटोसिस का इलाज किया जा सकता है। हालांकि यदि इलाज नहीं किया जाता है तो हेमोक्रोमेटोसिस शरीर में आयरन जमा करता रहेगा। अब कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही जमा करेगा, जब लिमिट से ज़्यादा हो जाएगी तब सिंपल सी बात है कि हमारे बॉडी को दिक्कत देखनी शुरू हो जाएगी। क्लासिक हेमोक्रोमेटोसिस HHC एक टाइप 1 हेमोक्रोमेटोसिस आयरन अधिभार रोग का एक प्रमुख कारण है, जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में भी कहा था कि इसका जो टाइप 1 है वो नुकसानदायक होता है। इसमें आयरन की अधिभार हो जाती है, आयरन की अधिकता हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। आयरन अधिभार रोग का एक प्रमुख कारण और काफ़ी आम बात है, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। जिन लोगों में HHC बहुत अधिक आयरन होता है वे अपने आहार से अतिरिक्त आयरन अवशोषित करते हैं। अतिरिक्त आयरन को मानव शरीर द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, हो सकता है कि आज आपको जो क्वेश्चन है वो टफ लग रहे हो, उसके पीछे वजह है क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट और जियोग्राफी और भी कई चीज़ों का यहाँ पे रखा गया। जैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा और आपसे यहाँ पे बहुत सिंपल स्टेटमेंट पूछ लेगा कि हेमोक्रोमेटोसिस रोग में आयरन की कमी हो जाती है, इस तरीके से पूछ लेगा। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा आयरन इकट्ठा होता है। क्योंकि यूपीएससी का ये गेम चलता रहा है, जो स्टेटमेंट होते हैं ना उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, थोड़ी सी अदला बदली, पुरुष की जगह महिला लिख देगा, महिला की जगह पुरुष लिख देगा, बस सिंपल सा अदला बदली, और फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ये आपका जनरल साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा अच्छा सा। आज आपको क्वेश्चन थोड़े से टफ लग सकते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, पर आपको घबराना नहीं है। यूपीएससी में भी अगर 100 क्वेश्चन आ रहे तो हमें 100 के 100 अटेम्प्ट तो करने नहीं है, उसमें से भी तो कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं ना, 9-10 क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो नहीं आ रहा उसको डंप करेंगे और जो आ रहा है उस पर टूट पड़ेंगे, उसको गलत नहीं करेंगे जो आ रहा है। जो नहीं आ रहा है, जो नहीं आ रहा है ना, वो सबके लिए वही चीज़ है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें 100 में से 100 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं भैया। कोई ऐसा नहीं बैठा हुआ जिसको 100 में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपने भी सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन तक आप पहुंच पाएंगे, 35 से 40 सही कर पाएंगे, उसके बाद फिर आपको तुक्के पे ही खेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कैसे आप डील करोगे इससे भी पता चल जाएगा। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन दे करके कि यार टफ लग रहा है, नहीं हो पाएगा, और घबरा करके छोड़ दो वीडियो, वीडियो ही मत देखो, तो फिर गलती आप ही की है। ऐसे ही यूपीएससी में जब क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करोगे? आप यहाँ पे वीडियो डंप कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप वीडियो नहीं देखोगे कोई बात नहीं, पर जब यूपीएससी में यही क्वेश्चन आएगा तब आप क्या करोगे? तब भी आप यूपीएससी का एग्जाम छोड़ दोगे? 1 साल गया, 2 साल गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा सोचिए कि अगर क्वेश्चन टफ है तो उसको टेंशन नहीं लेनी है। और यहाँ पे तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, यहाँ पे तो आपको सीखना है, तो यहाँ पे टफ और आसान कुछ नहीं होता, बस आप सीखिए उसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिर से आपको वही करना है कि वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। प्रश्न 3 क्या कह रहा है? प्राकृतिक रबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। कथन 2 है, यह मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयात किया जाता है। पूछ रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी अभी तक पूरे तरीके से इस फॉर्मेट को छोड़ा नहीं है। 2023 में भी इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन बने थे, तो हम कोई सी भी गलती नहीं कर सकते हैं, पूरा यूपीएससी को फॉलो करके ही चलेंगे। ऐसा नहीं कि पता चल रहा है इस वाले फॉर्मेट की हमने प्रैक्टिस नहीं करवाई है और एग्जाम में यही वाला फॉर्मेट फिर से पूछ ले, तो वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको दोनों फॉर्मेट की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि केवल एक करके अगर ऐसे पूछ रहा है, जैसे ऐसे पूछता है ना कि केवल एक, केवल दो, अगर ऐसे पूछता है तो वो भी आप कर पाओ, और अगर इस तरीके से पूछता है कि एक दो एक और दो दोनों इस तरीके से, तब भी आप कर पाइए उसको। तो ये सारा फॉर्मेट हम फॉलो कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना देखने को मिले एग्जाम में, आपको कुछ भी नया ना लगे। इसका जो स्टेटमेंट एक है ना, ये आप सिंपली मतलब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप समझ आए कि स्टेटमेंट एक जो है वो सही है पूरी तरीके से। दूसरे के वाले के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि सही है। कैसे? आप देखना कि रबर का प्रयोग कहाँ पे नहीं हो रहा है। जो दस्ताने बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जो ग्लव्स बनाए जाते हैं डॉक्टरों को पहनने के लिए वो कैसे बनाए जाते हैं? रबर से बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? ऑटोमोबाइल के बारे में। तो ऑटोमोबाइल का आप देखिए टायर किसका बनता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कई जगह उसकी ग्रिप बनती है, और फिर टायर के अंदर ट्यूब रहता है वो किसका बनता है? तो इस तरीके से। और यहाँ पे मेडिकल के क्षेत्र में भी इसका यूज किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। तो स्टेटमेंट एक तो आपकी सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ये मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आयात किया जाता है। अभी आपके जियोग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया, और आप कह सकते हैं कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादातर जियोग्राफी में ही आता है, क्योंकि यहाँ पे फसल के बारे में बात की जा रही है, रबर के खेती के बारे में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। आपका उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन।
वही चीज़ ऑटोमोबाइल से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक रबर उत्पादों का व्यापक उपयोग होता है, यानी कि ऑटोमोबाइल जो है उसके लिए कच्चे माल के रूप में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डेटा दिया गया है, तो अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, ये आपके काम आएगा आंसर राइटिंग में। कई बार आयात निर्यात के बारे में लिखने के लिए भी आपके काम आएगा। भारत में प्राकृतिक रबर की कैप्टिव खपत प्रतिवर्ष 11 लाख टन है, जिसमें से 4 लाख टन आयात किया जाता है। इसी तरह देश में सालाना खपत होने वाले 7 लाख टन सिंथेटिक रबर में से 4 लाख टन का आयात किया जाता है। प्राकृतिक रबर मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि देशों से आयात किया जाता है, और यहाँ पे इसी नाते ये कथन दो सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब दक्षिण एशियाई देश माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, किसानों की सुरक्षा के लिए सरकार प्राकृतिक रबर पर 25% आयात शुल्क लगाती है, लेकिन इसे हमारी समस्याएं और बढ़ गई हैं। तो आपका जो सही उत्तर है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है। वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। बस अंतर क्या होगा, जब आपसे वनडे या पीसीएस में पूछेगा तो ये पूछेगा कि किसको दिया गया है, और जब आपसे यूपीएससी पूछेगा ना, तो आपसे ये पूछेगा कि किस फील्ड में दिया गया है, किस नाते दिया गया है, या फिर ये पूछेगा कि जिस फील्ड में दिया गया है, जिस वजह से दिया गया है, उसका उपयोग क्या है। जैसे मान लिया कि किसी ए नाम की वस्तु को दिया गया है, तो फिर यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस वजह से दिया गया था या फिर किसको दिया गया था। वो आपसे ये पूछेगा कि जो ए नाम की वस्तु है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, इसका क्या क्या प्रयोग है, या फिर इसके मिस एडवांटेज क्या क्या है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। क्या कह रहा है, 2023 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मोंगी बावेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बता दिया कि किसको दिया गया है, पर ये पूछ रहा है कि किस फील्ड में दिया गया है, किस पर काम करने के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन है क्लिक केमिस्ट्री और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री का विकास। ऑप्शन बी है जीनोम संपादन के लिए एक विधि का विकास। ऑप्शन सी है आणविक मशीनों का डिजाइन और संश्लेषण। ऑप्शन डी है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण। इसके लिए तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो बनाया था ना, कि नोबेल प्राइज जो भी मिला है 2022 और 2023 दोनों का, आप लोग को याद है कि नहीं, कि भूल गए। अगर भूल गए तो वही रिवीजन की कमी है, और अगर मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए, तो जो आप छोड़ के आने वाले हैं, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया था, ये कोई और नहीं छोड़ के आएगा, ये सारे बच्चे अटेम्प्ट करके आएंगे। और जो क्वेश्चन सारे बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना, तो हम कंपटीशन से वैसे ही बाहर हैं। ये समझ जाइए कि जो सबका सही हो रहा है, अगर वो हमारा गलत हो गया, तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम लल्लू पंजू से होते हैं, और वो सबके सही हो जाते हैं। अगर आपको याद हो तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके संश्लेषण के लिए दिया गया था। अगर आप लोग को याद हो तो हमने अलग से इसके बारे में बात की थी, जो वीडियो बनाई थी मैंने नोबेल पुरस्कार 2023, उसमें 2022 के बारे में बताया गया था, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, एक गलती के नाते नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे क्लियर की थी। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि 2023 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी बाविंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के सबसे छोटे घटक अब टेलीविजन और एलईडी लैंप से अपनी रोशनी फैलाते हैं, और कई अन्य चीज़ों के अलावा ट्यूमर ऊतक को हटाते समय सर्जनों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये एक तरीके से मेडिकल क्षेत्र में इसका प्रयोग हो गया। ट्यूमर आपने सुना होगा ना, ये तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड बन गया, और मूवीज में तो खास करके टीवी सीरियल हो गया, मूवीज हो गया, वहाँ पे तो अक्सर किसी ना किसी को ट्यूमर दिखाई देता है। तो वही चीज़ है कि ट्यूमर का जो इलाज किया जाता है, जो ऑपरेशन होता है उसका, तो यहाँ पे भी क्वांटम डॉट्स का प्रयोग कर रहे हैं डॉक्टर, उनकी हेल्प कर रहा है ये क्वांटम डॉट्स। तो एक तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज हो गया। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एलईडी हो गई, टेलीविजन हो गया, इसमें भी इसका यूज किया जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में। तो हो सकता है कि आपसे यूपीएससी ये ना पूछे कि टेलीविजन और एलईडी में प्रयोग होता है, आपसे सीधा जो क्षेत्र है उसका नाम दे दे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रयोग होता है, या फिर यहाँ पे लिख दे कि जो मेडिकल का क्षेत्र है उसमें प्रयोग होता है, और आपसे पूछ ले कि कौन सा सही है कौन सा गलत, इस तरीके से। तो इतना कॉमन सेंस आपका होना चाहिए। बाकी क्वांटम डॉट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। किसी भी तत्व के गुण उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होते हैं। हालांकि जब पदार्थ अत्यंत छोटा होता है, जैसे नैनो आयामों में, तो इसके गुण इसके आकार से निर्धारित होते हैं। यानी कि जब कण का पार्टिकल का आकार काफी छोटा होता है ना, तो इसके जो गुण होते हैं कि कैसा होगा, कैसे बिहेव करेगा, ये सारी चीज उसका आकार ही निर्धारित करता है। और जब नॉर्मल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये उसका जो गुण होता है वो कैसे बिहेव करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें जो मौजूद होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ये केमिस्ट्री का क्षेत्र है। आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ी होगी, वैसे तो केमिस्ट्री मेरी कमजोर थी जब 10th 12th तक था मैं, अभी थोड़ी ठीक ठाक है, अपने एग्जाम भर का तो काम चल जाता है। एक छोटे कण में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निचोड़े जाते हैं, यानी कि एक साथ जितने इलेक्ट्रॉन एक साथ जितने होते हैं, उसके गुण उतने ही अधिक प्रभावित होते हैं। क्वांटम डॉट्स ऐसे कण होते हैं जिनका आकार उनके व्यवहार को निर्धारित करता है। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है भैया। अगर यूपीएससी आपसे पूछ लेता है तो उसमें ताज्जुब होने वाली कोई बात नहीं है, आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं होगी अगर यूपीएससी आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि नोबेल पुरस्कार दिया गया है केमिस्ट्री के इस क्षेत्र में। उसके अलावा यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम डॉट्स ऐसे कण होते हैं जिनका आकार उनके व्यवहार को निर्धारित करता है। चलिए देखते हैं आज का आखिरी और 5वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि कमलांग टाइगर रिजर्व
जहाँ पे हाल ही में खबरों में था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सफ़ेद पेट वाला बगुला देखा गया था। ये कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मणिपुर। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी कोई भी पूछ सकता है, और आप ये उठा के देख लेना पीवाईक्यू। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ऐसी चीज़ें अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हो सकता है कि आपसे पूछ ही ले, क्योंकि न्यूज़ में बना हुआ है और सफ़ेद पेट वाला बगुला देखा गया है, काफ़ी लंबे समय के बाद देखा गया। तो हो सकता है कि आपसे ये वाला नेशनल पार्क पूछ ले, टाइगर रिजर्व पूछ ले, तो ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, नेशनल पार्क नहीं होगा, ये टाइगर रिजर्व है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के कमलांग टाइगर रिजर्व में देखे गए गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफेद पेट वाले बगुले का एक ऑनलाइन वीडियो सामने आया है। तो ये जो सफेद पेट वाला बगुला है, किस कैटेगरी में आता है? ये गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। अच्छा, आप ये समझ रहे हो कि कैटेगरी क्या है? तो जो आयुसीएन है ना, ये जो जीव हैं इनको कैटेगराइज करता है कि अभी कौन सा लुप्तप्राय है, किसके ऊपर ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। इससे क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि कौन से जीव को संरक्षण करने की अधिक आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि रेड डाटा बुक के बारे में, तो ये रेड डाटा बुक जो होती है ना, ये आयुसीएन ही जारी करता है, जिसमें जो हमारे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उसके बारे में ये बताया जाता है कि किस कैटेगरी में आते हैं, ये कौन से विलुप्त हो चुके हैं, कौन से संकटग्रस्त हैं, कौन से अति संकटग्रस्त हैं। आप यूपीएससी का पीवाईक्यू उठा के देखिए, कई बार वो पूछा है कि वीयू ऐसे करके वन लेबर कैटेगरी में, सुभेद्य कैटेगरी में कौन कौन से हैं, कौन से लुप्तप्राय हो गए हैं, कौन से और किस कैटेगरी में, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता था। सफेद पेट वाला बगुला मुख्य रूप से गहरे भूरे रंग का होता है, जिसमें विरोधाभासी सफेद गला हो गया, पेट और छिद, सफेद धारीदार स्कैपुलर, सामने की गर्दन और ऊपरी स्तन होता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन के अनुसार नर और मादा दोनों की गर्दन के पीछे दो फीते जैसे सफेद पंख होते हैं। आर्डिया इंसिग्निस नामक प्रजाति पूर्वी हिमालय की तलहटी में भूटान हो गया, पूर्वोत्तर भारत से लेकर बांग्लादेश की पहाड़ियों, उत्तरी म्यांमार और पश्चिम मध्य म्यांमार में पाई जाती हैं। आयुसीएन के अनुसार बगुला अपनी बेहद छोटी और तेजी से घटती आबादी के कारण गंभीर रूप से खतरे में है। तराई के जंगलों और आर्द्र भूमियों के नुकसान और गिरावट के परिणाम स्वरूप उनकी आबादी में और गिरावट आने की उम्मीद है। तो अगर आप सीपीएससी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लेगा, या फिर आपसे सफेद पेट वाले बगुले के बारे में पूछ लेगा, तो आप क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, और उसमें आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। न्यूज में है, और जो न्यूज में वही तो पूछेगा, करंट अफेयर और क्या है? जो न्यूज में वही तो करंट अफेयर है, तो आपसे ये ना पूछे तो और क्या पूछे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी और इससे वीडियो आपको अच्छी लगेगी। देखिए 20-22 मिनट की वीडियो बन रही है और इसमें आपका 5 क्वेश्चन क्लियर हो जा रहा है। एक तरीके से रिवीजन कहने के लिए तो 5 क्वेश्चन है, पर देखिए जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, इसमें आपको डेटा भी मिल रहा है, आपका रिवीजन भी कराया जा रहा है, तो एक तरीके से आपके लिए बहुत फायदेमंद है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छी है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप बताइएगा। और इसको हम डेली बेसिस पे लाएंगे, रोज अलग अलग सब्जेक्ट ही। और मैं ये नहीं बताऊंगी कि किस दिन कौन से सब्जेक्ट की आने वाली है। भैया अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको किसी भी एंगल से तैयार रहना पड़ेगा। वो आपको थोड़ी ना बताएगा कि आज हम पॉलिटी का पेपर लेंगे, कल ज्योग्राफी का पेपर लेंगे, वो पेपर तो सारे एक साथ होंगे। तो आपको हर लेवल पर तैयार रहना है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जाए डेली बेसिस पर, डेली इसको लाया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेली सब्जेक्ट अलग अलग होगा, किसी दिन पॉलिटी होगा, किसी दिन हिस्ट्री, किसी दिन ज्योग्राफी, किसी दिन इन्वायरमेंट, किसी दिन इकोनॉमिक्स, किसी दिन कुछ और। इस तरीके से आपके लिए वीडियो आती रहेगी। जनरल साइंस भी इसमें आता है। यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप सबने, एक भी लोगों ने चैनल नहीं छोड़ा अभी तक, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग सच में सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गाइस।